गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल। तो यूपीएससी में कुछ सिलेबस पूछा जाता है और आप लोग पुस्तकों के पीछे भागते हैं ना। तो अब आपको मैं बता देती हूँ, कक्षा 6 का जो हमारा अतीत है, क्लास 6 का हमारा अतीत, उसके बाद में ये बुक है हमारी हिस्ट्री की, है ना। हम हिस्ट्री की क्लास 6 से एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। अब वो जो पहला चैप्टर है, कब कहाँ और कैसे, ये पढ़ेंगे हम आज। कब कहाँ और कैसे, ये आज हम सारा पढ़ेंगे, है ना। अब पहला अध्याय जो हमारा पहला चैप्टर है, उसका नाम है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में एक रशीदा नाम की लड़की है, उसका क्वेश्चन है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वे सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, तो कैसे पता लगाए। अब वो सोच रही है बेचारी बैठे हुए। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। उसका भी क्वेश्चन सही था कि तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो कि कल क्या हुआ था। अगर लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ था मुझे पता लगाना हो तो मैं क्या करूंगी, किसी में ऐसे व्यक्ति से बात करूंगी जो उस टाइम पे उस घटना को देखने में मौजूद रहा हो। लेकिन वर्षों पहले क्या हुआ था, मैं किससे बात करूं, क्योंकि कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो मैं कैसे पता करूंगी। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सोचती है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी थी वहां पे। कई वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट माने किनारा, नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। यहाँ रहने वाले शुरुआती लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब इकट्ठा करने वाले सामान या फिर कुछ इस टाइप का पर्टिकुलर वस्तुएं इकट्ठा करते थे। आसपास के जंगलों से विशाल संपदा के पद से परिचित थे। आसपास में जो बड़े बड़े जंगल थे उसमें क्या क्या संपदा या फिर क्या खाने के लिए, क्या फूल, कौन से फल का, कौन से पेड़ में क्या लगता है, उन्हें सब पता था। ठीक है। अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अगर उन्हें भूख लगती थी तो या तो जड़ों में आलू खाते थे, शकरकंद खाते थे, मूलकंद खाते थे, जो जड़ों में पैदा होने वाला प्रोडक्ट था वो खाते थे। ठीक है। जंगल के अन्य उत्पादों को का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब बात करते हैं, बेचारी रसीदा के मन में अभी भी कह रही है, अभी भी सोच रही है अपने मन में, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का
को उपजाना आरंभ किया। रशीदा कह रही है इसी क्षेत्र में, मतलब इसी जगह, इसी एरिया में कुछ ऐसी जगह भी है, ये जगहें भी हैं जहां लगभग 8,000 साल पहले कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष सबसे पहले गेहूं को उपजाया करते थे। ज्योतिषी फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। जो प्राचीन काल की पुरुष और महिलाएं थी, उन्होंने गाय, भेड़, बकरी, बैल, भैंस आदि को पालतू बनाना शुरू किया था। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां थी। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां थी। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां थी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। जैसे गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां जो थी, उनमें कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ था, जहां पर गेहूं उपजाना सीखा था, जौ उपजाना सीखा था। उसके साथ में उन्होंने सीखा था कि मक्का कैसे उपजता है, गेहूं कैसे उपजेगा, गन्ना कैसे उपजेगा। ठीक है। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जहां पर सबसे पहले महिलाएं और पुरुषों ने चावल उपजाया था, वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यह व्यक्ति स्थित था। अब हट गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि सिंधु तथा इसी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट में। सिंधु की सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदियों का मतलब एक कोई विशाल नदी है और छोटी छोटी जो नदियां होती हैं वो विशाल नदी से मिल जाती हैं। जो छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी से मिल जाती हैं उनको सहायक नदियां कहते हैं। ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। गंगा से इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा नदी के किनारे कोई सोन नदी थी, जिसे सोनभद्रा बोलते हैं। बस नदी का पता लगाना है, मानचित्र में देख के बताना, मानचित्र प्रूव कर देती हूँ। अब जो है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्रीय प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान का बिहार, पहले बिहार को मगध बोलते थे, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में से ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कह रहे हैं लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय के ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा बड़ी जोखिम भरी होती थी। जोखिम का मतलब बड़ी कष्टदायक होती है ना। अब फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब आपदाओं का मतलब होता है परेशानियों की वजह से। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब बाढ़ हो गया, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया, आग लग गई। इस वजह से वो लोग क्या करते थे, पलायन कर जाते थे। पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी जो सेनाएं होती हैं वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी
काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों की खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब एक बार फिर से पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ सालों पहले कि लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते हैं। अब देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला हुआ शब्द है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। मैंने आपको एक नक्शा भी अपलोड करूंगी, उसमें ईरान और यूनान पता लगाना है। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु यानी कि भारत को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। पहले सिंधु को हिंदोस कहा, फिर हिंदोस को इंदोस कहा। इंदोस से फिर उन्होंने जो नदी के किनारे जमीन थी उस प्रदेश को ही उन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को उनके एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का जो उपयोग है वो उत्तर पश्चिम में कुछ लोगों का ग्रुप रहता था या समूह रहता था, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, ध्यान से सुनिए, जो हाथ से लिखी होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बूट नामक पेड़ की छाल में से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। किसी कागज तो था नहीं, तो मशीनें नहीं थी इतना। पुराने टाइम में वो लोग पत्तों पे लिखते थे। अब बात करेंगे इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया। पुरानी हो गई थी, पत्ते थे तो कई कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ही पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विषयों का लेखा जोखा रखा करते थे।
अब इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। जो भी पुरानी चीजों के बारे में रिसर्च करता है उन्हें पुरातात्विक कहते हैं। जो पुरातात्विक कहलाता है, पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मिल सकते हैं, पर इतने पुराने कपड़े कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, और क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी ने बहुत संभाल के रखा हो तो पॉसिबल हो, क्योंकि 100 साल में तो कपड़ा सड़ जाता है, बिल्कुल मिट्टी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। अब ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप से अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब जानते हैं, तिथियां कैसे अकाउंटिंग करते थे वो लोग। अगर कोई तुमसे तिथि में के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, यानी कि ईसवी पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू का तात्पर्य, अगर कहीं पे बीसी लिखा है तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक
एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के वीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिनका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर चैप्टर समझ में आया है तो मैं आप लोगों से रुको, अभी थोड़ा सा बचा होगा अन्यथा। एक क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित को नहीं, अभी नहीं बनाऊंगी। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में से एक प्रमुख अंतर बताओ। क्या आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे? जिसका सही आंसर होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।